एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताओं और भिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर, पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताएं। नंबर 1, अवस्था। इन दोनों के जीवन चक्र की शुरुआत एक छोटी इकाई अर्थात बीज या अंडे से होती है। नंबर 2, वृद्धि। इन दोनों में वृद्धि होती है, जैसे पौधे बीज से अंकुरित होकर वृक्ष बनते हैं और जंतु अंडे से निकलकर वयस्क बनते हैं। नंबर 3, विकास। दोनों के जीवन चक्र में विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे पौधों में अंकुरण, पुष्पन, फलन और जंतुओं में शिशु से वयस्क बनने तक की अवस्थाएं। नंबर 4, जनन। दोनों ही प्रजनन करके अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं। नंबर 5, उत्सर्जन। दोनों ही अपने अंदर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में भिन्नताएं। नंबर 1, आवास। पौधे एक ही स्थान पर रहते हैं, जबकि जानवर स्थानांतरित होते हैं। नंबर 2, विकास की प्रक्रिया। पौधों में विकास ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है, जबकि जानवरों में शरीर के विभिन्न भागों का विकास होता है। नंबर 3, जीवन अवधि। पौधों के जीवन चक्र की अवधि लंबी होती है, जबकि जंतुओं के जीवन चक्र की अवधि पौधों से कम होती है। नंबर 4, शारीरिक संरचना। पौधों में जड़, तना और पत्तियां होती हैं, जबकि जानवरों में हाथ, पैर जैसे अंग होते हैं। नंबर 5, भोजन। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु भोजन के लिए पेड़, पौधों व अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न 2, नीचे तालिका में कुछ विवरण डाटा दिया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और दूसरे व तीसरे स्तंभ में दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त उदाहरणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको लगता है कि नीचे दी गई किसी भी स्थिति के लिए उदाहरण संभव नहीं है, तो स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों है। देखिए बच्चों, ये तालिका दी गई है, इसमें क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 है। क्या इसकी वृद्धि होती है? क्या यह श्वास लेती है? देखिए नंबर 1 देखते हैं, नहीं, इसकी वृद्धि नहीं होती। क्या ये श्वास लेता है? नहीं। तो यहाँ पर ऐसी चीज का आपको उदाहरण देना है और उसके बारे में टिप्पणी करनी है। चलिए इसी तरह आगे भी करेंगे। अब इसका उत्तर देखते हैं। नंबर 1, क्या इसकी वृद्धि होती है? नहीं। क्या ये श्वास लेता है? नहीं। तो उदाहरण में हमने लिखा पेंसिल और कागज। बच्चों, पेंसिल ना तो इसकी वृद्धि होती है और ना कागज की वृद्धि होती है, और दोनों ही श्वास भी नहीं लेते। टिप्पणी ये है कि ये दोनों निर्जीव वस्तुएं हैं। नंबर 2, वृद्धि नहीं होती, श्वास लेता है, तो वो है फफूंद और यीस्ट। ठीक है बच्चों, इनकी वृद्धि नहीं होती किंतु ये श्वास लेते हैं। टिप्पणी ये है कि जीवित हैं, श्वास लेते हैं, किंतु वृद्धि नहीं होती। नंबर 3, इनकी वृद्धि होती है, हाँ, श्वास लेते हैं, नहीं। ऐसा कौन है जिसकी वृद्धि तो होती है लेकिन वो श्वास नहीं लेते? संभव नहीं है। वृद्धि करने वाली वस्तु में जीवित प्रक्रियाएं जैसे श्वसन कार्य अनिवार्य है। यदि कोई सांस नहीं ले पा रहा, श्वसन नहीं कर रहा, तो उसकी वृद्धि भी संभव नहीं है। तो यानी ऐसा संभव नहीं है, ना तो श्वास ले और वृद्धि हो, तो ऐसा संभव नहीं है। नंबर 4, वृद्धि होती है, हाँ, श्वास लेता है, हाँ, तो वो पौधे और मनुष्य हैं, जानवर भी आ सकते हैं। वृद्धि और श्वसन दोनों होता है इनमें, अतः ये सजीव हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रश्न 3 देखते हैं। आपने सीखा है कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनाजों और दालों के उपयुक्त भंडारण के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर, हमने सीखा कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे नमी, वायु और उचित ताप इत्यादि। इसी ज्ञान का उपयोग हम अनाजों और दालों के उपयुक्त भंडारण में कर सकते हैं। यदि हम
बीजों को नमी, वायु और प्रकाश से दूर रखें तो इनके अंकुरण की संभावना नहीं रहती। इसीलिए अनाजों और दालों को सूखे, हवादार और ठंडे स्थानों पर भंडारण करना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहें व अंकुरित ना हों। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। प्रश्न 4। आपने सीखा है कि टैडपॉल की एक पूंछ होती है, लेकिन जब वृद्धि के बाद यह मेढक बनता है तो पूंछ लुप्त हो जाती है। टैडपॉल अवस्था में पूंछ होने से क्या लाभ मिलता है? उत्तर: टैडपॉल अवस्था में पूंछ उसे पानी में तैरने में मदद करती है। यह पूंछ उसे गति देती है जिससे वे शिकारियों से बच सकता है। यह पूंछ टैडपॉल को भोजन की खोज, संतुलन, तीव्र गति से तैरने तथा पानी के भीतर सुरक्षित रहने में सहायता करती है। प्रश्न 5। चरण का कहना है लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है क्योंकि इसमें गति नहीं होती। इसके विपरीत चारू इसे सजीव मानती है क्योंकि यह वृक्षों से प्राप्त होता है। चरण और चारू के कथनों के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। उत्तर: चरण का कहना है कि लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है क्योंकि उसमें गति नहीं है। यह तर्क सही है क्योंकि सजीव की प्रमुख विशेषता में से गति उनमें से एक है और लकड़ी का लट्ठा गति प्रदर्शित नहीं करता। लकड़ी का लट्ठा अब वृक्ष से अलग हो चुका है और उसमें कोई भी जैविक प्रक्रिया नहीं है जिससे उसे निर्जीव माना जा सकता है। चारू का कथन: चारू का कहना है कि लकड़ी का लट्ठा सजीव है क्योंकि यह वृक्षों से प्राप्त होता है। यह तर्क सही नहीं है क्योंकि लकड़ी का लट्ठा वृक्ष से काटा जा चुका है और उसमें कोई भी जैविक प्रक्रिया नहीं हो रही है। वह पूर्णतया वृक्ष से अलग हो चुका है, ना तो उसमें वृद्धि है ना उसका विकास हो रहा है। अतः वह सजीव अवस्था को खो चुका है और उसे निर्जीव माना जाएगा। प्रश्न 6। मच्छर और मेढक के जीवन चक्र में क्या समानताएं और क्या विभेदकारी विशेषताएं होती हैं? उत्तर: मच्छर और मेढक के जीवन चक्र में समानताएं। अंडा अवस्था: दोनों का जीवन चक्र अंडे से शुरू होता है। विकास की अवस्था: दोनों के जीवन चक्र में विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जिनमें उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जल की भूमिका: दोनों का जीवन चक्र पानी से शुरू होता है। ये पूर्ण रूप से विकसित होने तक पानी में रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं मच्छर और मेढक के जीवन चक्र में विभेदकारी विशेषताएं। जीवन चक्र अवधि: मच्छर का जीवन चक्र काफी छोटा होता है जबकि मेढक का जीवन चक्र लंबा होता है। शारीरिक परिवर्तन: मच्छर लार्वा से प्यूपा और फिर वयस्क मच्छर बनता है जबकि मेढक अपने जीवन चक्र में टैडपॉल से मेढक बनता है जिसकी पूंछ वयस्क होने पर लुप्त हो जाती है। आवास में परिवर्तन: मेढक जल से भूमि की ओर स्थानांतरित होता है जबकि मच्छर जल से कीट की भांति उड़ने लगता है। प्रश्न 7। एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध कराई गई हैं। चित्र 10.9। एक सप्ताह पश्चात आप इस पौधे के प्ररोह और जड़ में क्या देखने की अपेक्षा करते हैं? उसका चित्र बनाइए, इसके कारण भी लिखिए। बच्चों, ये चित्र 10.9 है, भूमि पर रखा गमला। ये देखिए, आगे देखते हैं। यदि एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध कराई जाएं, तो एक सप्ताह पश्चात हम इस पौधे के प्ररोह और जड़ में निम्नलिखित परिवर्तन देखेंगे। बच्चों, यह चित्र ध्यान से देखिए। ये भूमि पर रखा गमला था इस तरह लेटे हुए। ये देखिए, अब जब कुछ समय पश्चात इसमें कैसे वृद्धि हुई है, जड़ नीचे की ओर गई है और इसका प्ररोह ऊपर की ओर गया है। यही चित्र आपको बनाना है। अब आगे देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है। प्ररोह हमेशा ऊपर प्रकाश की दिशा में बढ़ता है। प्ररोह की लंबाई में वृद्धि होती है, इसमें नई पत्तियां भी विकसित होती हैं। जड़ जड़ हमेशा नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती है। जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है जिससे वे मिट्टी में अधिक गहराई तक फैल जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका कारण क्या है। प्ररोह को प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए यह ऊपर की ओर बढ़ता है
और जड़ें पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए मिट्टी में फैलती हैं, इसीलिए ये नीचे की ओर बढ़ती हैं। प्रश्न 8। तारा और विजय ने एक प्रयोग का सेटअप तैयार किया है, जिसे चित्र 10.10 में दर्शाया गया है। आप क्या सोचते हैं कि वे क्या पता करना चाहते हैं और उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि वे सही हैं? बच्चों, यह चित्र 10.10 देखिए, प्रयोग के लिए सेटअप है। 3 गमले हैं, इनमें अंकुरित बीज हैं। देखिए, ये लेटी हुई अवस्था में है, ये उल्टा है, प्रारूप नीचे की तरफ, जड़ ऊपर, और ये बिल्कुल सीधा है। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्तर: तारा और विजय ने पौधों के विकास और उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए 3 अलग-अलग स्थितियों में बीजों का सेटअप तैयार किया है। बीजों के अंकुरण की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि वे यह पता करना चाहते हैं कि पौधों की जड़ें और प्ररोह किस दिशा में बढ़ते हैं और इन पर गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। उन्हें निम्नलिखित प्रकार से पता चलेगा कि वे सही हैं। प्रथम, बाएं स्थिति में रखे बीज को क्षैतिज रूप से रखा गया है। यदि जड़ नीचे की ओर तथा प्ररोह ऊपर की ओर बढ़े तो यह दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पौधे के विकास की दिशा को निर्धारित करता है। द्वितीय, मध्य स्थिति में बीज को उल्टा रखा गया है। यदि जड़ें पुनः नीचे की ओर मुड़ती हैं और प्ररोह ऊपर की ओर, तो यह भी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की पुष्टि करता है। तृतीय, दाएं स्थिति में बीज को सीधा रखा गया है। यदि जड़ें नीचे की ओर तथा प्ररोह ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यह प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण दोनों का प्रभाव दर्शाता है। यदि इन तीनों स्थितियों में पौधों का विकास उपरोक्त वर्णन के अनुसार हो रहा है, तो तारा और विजय का निष्कर्ष सही सिद्ध होगा। प्रश्न 9। बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच करने के लिए एक प्रयोग की योजना लिखिए। उत्तर: बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच करने के लिए निम्नलिखित प्रयोग की योजना बनाई जा सकती है। उद्देश्य: बीज के अंकुरण पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन। सामग्री: विभिन्न प्रकार के बीज जैसे चना या मूंग आदि। 3 अलग-अलग तापमान वाले स्थान जैसे रेफ्रिजरेटर, कमरे का तापमान, गर्म स्थान जैसे हीटर या चूल्हे के पास। इसके पश्चात 3 अलग-अलग गमले, बीज बोने के लिए पानी, मिट्टी या कपड़ा, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, अवलोकन नोट करने के लिए नोटबुक और पेन। तापमान नियंत्रित स्थान: पहले गमले को रेफ्रिजरेटर में रखा, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दूसरे गमले को कमरे के तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर रखा। तीसरे गमले को गर्म स्थान के तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर रखा। अवलोकन: प्रतिदिन बीजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया कि कितने बीज अंकुरित हुए हैं। थर्मामीटर से तापमान को मापा व बीजों के अंकुरण की दर व समय, इन सभी को नोट किया। तालिका: प्रतिदिन नोट किए हुए अवलोकन को तालिका के रूप में लिखा, साथ ही अंकुरण की लंबाई को भी मापा। परिणाम और विश्लेषण: 1 सप्ताह बाद तालिका का विश्लेषण करने के पश्चात ये परिणाम निकला कि किस तापमान में रखे बीज कम व किस तापमान में रखे बीज अधिक या कम अंकुरित हुए। निष्कर्ष: इस प्रयोग के पश्चात हम ये निष्कर्ष निकालने में समर्थ हैं कि कौन से तापमान बीज अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो बच्चों, अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर हमने चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।